Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स देख रहे थे और आज जो टॉपिक देखेंगे फिजिक्स में पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, और ये टॉपिक आपके फिजिक्स का सबसे अंतिम टॉपिक है। मतलब क्या, जो जनरल कंपटीशन का फिजिक्स का जो सिलेबस है वो आपका इस टॉपिक पे आके लास्ट में यहाँ पर एंड होता है। लेकिन पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा ये कुछ थोड़ा बड़ा कंटेंट है, कुछ ज़्यादा मटेरियल है, इसलिए दो वीडियो होगा। एक कंटेंट में आपने 18 पॉइंट तक, आज जो है ये फर्स्ट पॉइंट होगा। जैसा कि आप हमारे थंबनेल को भी देखेंगे तो वहाँ से भी बात समझ में आ जाएगी कि कौन सा जो है फर्स्ट पार्ट है और कौन सा सेकेंड पार्ट है। जिस भी टॉपिक का कंटेंट ज़्यादा होता है हम उसको दो वीडियो उसकी बना देते हैं, है ना, पार्ट 1 पार्ट 2, ताकि वो देखने में आसानी हो। एक ही वीडियो 40 मिनट की लंबी हो जाती है, इसको दो कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर इसको दो टॉपिक में कर देंगे तो छोटा छोटा वीडियो होगा और देखने में सुलभ होगा। तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, इसका 18 पॉइंट यहाँ है और इसके बाद का पॉइंट वो आपको अगली वीडियो मिल जाएगा। चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। जो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, जैसा कि आप इसका पॉइंट देख रहे हैं, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, इसके बारे में, इसमें चंद्रमा के बारे में पूर्ण जानकारी दिया गया है इस वीडियो में। अब बाकी जो रेस्ट बचा होगा वो अगली वीडियो में। चलिए आगाज करते हैं इस वीडियो का। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है ना। प्राकृतिक मतलब क्या हो गया, नेचर, जिसको नेचुरल बोलते हैं, प्राकृतिक उपग्रह है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक बात है, सभी जानते हैं। पूरे सौर मंडल में यही एक उपग्रह है जो सामान्य उपग्रह से बहुत बड़ा है। मतलब कि जो जनरल उपग्रह देखे जाते हैं उसकी अपेक्षा चंद्रमा क्या है, बहुत बड़ा है। इसलिए क्या बोला कि पूरे सौर मंडल में, है ना, टोटल सोलर सिस्टम में यही एक ऐसा सैटेलाइट है जो सामान्य उपग्रह से क्या है, बहुत बड़ा है। एकमात्र चंद्रमा ऐसा उपग्रह है पूरे सौर मंडल में जो बाकी उपग्रहों से क्या है, काफी बड़ा है। काफी बड़ा है, बाकी उपग्रह से या सामान्य उपग्रह से बहुत बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड, जो बृहस्पति का, जुपिटर का एक सैटेलाइट है, जुपिटर का एक उपग्रह है। सबसे बड़ा वो है, गैनीमेड है। लेकिन ये बात है कि जो सामान्य उपग्रह होते हैं इससे ये क्या है, काफी बड़ा है चंद्रमा। प्रायः सभी उपग्रह अपने मूल ग्रह के आकार का 8वां भाग है। प्रायः जितने भी उपग्रह हैं वो अपने मूल ग्रह जो उसके होते हैं उस ग्रह का क्या है, 8वां हिस्सा होता है, 8वां भाग होता है। जैसे मान लीजिए कि एक अगर पूरा एक ग्रह अगर 8 किलोमीटर का है तो उसका जो उपग्रह है वह उसका 8वां हिस्सा होता है, मतलब 1/8, मतलब 1 किलोमीटर का होता है। ये हम समझाने के लिए आपको एक उदाहरण दे रहे हैं कि उसका 8वां हिस्सा होता है उपग्रह। मतलब जो मूल ग्रह है उस ग्रह का 8वां हिस्सा कौन होता है, उसका उपग्रह होता है। तो यही बात कर रहा है कि प्रायः सभी उपग्रह अपने मूल ग्रह के आकार का 8वां भाग है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4 के बराबर है। लेकिन चंद्रमा के साथ ऐसा नहीं है। लगभग उपग्रह अपने ग्रह का 8वां हिस्सा होता है, लेकिन चंद्रमा जो अपने ग्रह पृथ्वी का चौथा हिस्सा है, 1/4 है। मतलब कि जो डायमीटर पृथ्वी की है उसके डायमीटर से 1/4 का डायमीटर किसका है, तो चंद्रमा का डायमीटर है। मतलब पृथ्वी का व्यास जितना है उसका 1/4 चंद्रमा का व्यास होता है, व्यास है। जबकि सामान्यतः ऐसा होता है कि जो ग्रह है उसका 8वां हिस्सा क्या होता है, उसका उपग्रह होता है। लेकिन चंद्रमा के साथ ऐसा नहीं है, ये बस 1/4 हिस्सा ही है ना, मतलब कि बड़ा है चंद्रमा। चलिए, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के 6ठे भाग के बराबर है। ये बात तो आप जानते हैं कि चंद्रमा पर जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है उसका 1/6 हिस्सा, या कह सकते हैं 6ठा हिस्सा, या 1/6 जो है वह किसका ग्रेविटेशन है, चंद्रमा का। अगर मान लीजिए कहता है कि एक आदमी अगर पृथ्वी पर 1 मीटर उछल सकता है तो चंद्रमा पर वह उसका 6 गुना उछल सकता है। मतलब क्या, गुरुत्वाकर्षण शक्ति वहां पर क्या है, इसकी 1/6 है। मतलब कि अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मान लिया जाए कि 60 है तो उसका कितना होगा, 1/6, 10 किसका होगा, वो चंद्रमा का होगा। मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 6ठा हिस्सा है किसका गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। तो इतना कम है ना। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के 6ठे भाग के बराबर है, याद रखिएगा। चंद्रमा पृथ्वी का निकटतम खगोलीय पिंड है। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का निकटतम खगोलीय पिंड है। सबसे करीब का खगोलीय पिंड कौन है, पृथ्वी का चंद्रमा है। चंद्रमा का पृथ्वी से औसत दूरी 382,000 किलोमीटर है। देखिए, औसत दूरी, निकटतम दूरी, अधिकतम दूरी,
तीनों ही चीज़ें मिलेगी आपको। चंद्रमा का पृथ्वी से औसत दूरी 382,000 किलोमीटर, चंद्रमा का पृथ्वी से निकटतम दूरी 364,000 किलोमीटर तथा अधिकतम दूरी 406,000 किलोमीटर। तो इस तीनों पॉइंट को 7 नंबर और 8 नंबर को ध्यान समझिएगा। चंद्रमा का पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? 382,000 किलोमीटर। चंद्रमा का पृथ्वी से निकटतम दूरी है 364 किलोमीटर, 364,000 किलोमीटर। और चंद्रमा का पृथ्वी से अधिकतम दूरी है 406,000 किलोमीटर। ये अधिकतम दूरी 406,000 किलोमीटर, निकटतम दूरी 364,000 किलोमीटर और औसत दूरी 382 किलोमीटर। औसत दूरी चंद्रमा का पृथ्वी से औसत दूरी 382,000 किलोमीटर, चंद्रमा का पृथ्वी से निकटतम दूरी 364 किलोमीटर और चंद्रमा का पृथ्वी से अधिकतम दूरी 406,000 किलोमीटर। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 27.3 दिन अर्थात कि 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकेंड में और इतने ही समय में अपनी धुरी पर भी एक चक्कर लगाता है। देखिए, चंद्रमा के बारे में कहा रहा है कि चंद्रमा जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है वह 27.3 दिन में लगाता है। मतलब 27.3 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगा देता है। लेकिन 27.3 दिन को जब आप एग्जैक्ट घंटा मिनट सेकेंड में निकालेंगे तो वो कितना होता है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकेंड। यह जो है चंद्रमा का पृथ्वी से, है ना, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर इतना समय में, है ना, इतने ही समय में एक चक्कर लगाता है और इतने ही समय में अपनी धुरी पर भी एक चक्कर लगाता है। चंद्रमा के साथ एक बहुत खासियत वाली बात क्या है कि इसका परिक्रमण काल और घूर्णन काल दोनों का टाइम समान होता है। देखिए, एक है परिक्रमण काल और एक है घूर्णन काल। मतलब कि एक है जो वह सूर्य के ग्रह के चारों ओर लगाता है चक्कर और एक है जो वह अपने धुरी पर घूमता है। तो इसका चाहे वह अपने धुरी पर घूमे या चाहे वह पृथ्वी का चक्कर लगाए, दोनों ही काल क्या है? बराबर है। ये खासियत है, ये बात याद रखिएगा। क्या बोला? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 27.3 दिन में और इतने ही समय में अपनी धुरी पर भी एक चक्कर लगाता है। इतना 27.3 दिन में वह पृथ्वी का तो एक चक्कर लगाता ही लगाता है, उतना ही समय में वह अपने धुरी पर भी एक चक्कर लगाता है। इसका मतलब है कि जब चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाएगा, साथ ही साथ वह अपने धुरी पर भी एक चक्कर लगाएगा। अब देखिए, इसके साथ क्या होता है कि उसका जो फेस है ना पृथ्वी की तरफ है, वह फेस उसी तरफ में रह जाता है। क्योंकि देखिए, दोनों का फेस बदलाएगा कब? जब दोनों का समय अलग अलग होगा, है ना। परिक्रमण का और घूर्णन का टाइम अगर अलग अलग होगा तो जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है उसका फेस हमेशा चेंज होगा, अलग होगा, बदलेगा। लेकिन जब सेम चक्कर एक के साथ परिक्रमण काल उतना ही समय में परिभ्रमण काल, दोनों काम जब एक साथ हो रहा है तो जिस तरफ उसका फेस है वह उसी तरफ में रह जाता है। मतलब अपने धुरी के साथ घूमना और पृथ्वी का भी एक चक्कर उस एलिप्टिकल कक्षा में लगाना, ये दोनों चीज उसका एक साथ होता है, एक टाइमिंग में होता है। इसलिए चंद्रमा का एक तरफ जो है वह पूरा दिखता है और एक तरफ क्या होता है? अंधकार होता है। बस कोई भी उपग्रह ग्रह के साथ साथ सूर्य की ही परिक्रमा करता है, ये बात हमने बताया था। अभी देखिए, ये मिलेगा आपको। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 27.3 दिन में और इतने ही समय में अपनी धुरी पर भी एक चक्कर लगाता है। मतलब धुरी पर भी 27.3 दिन पूरा करता है और पृथ्वी का भी एक चक्कर 27.3 दिन में पूरा करता है। देखिए, चंद्रमा के परिक्रमण काल व घूर्णन काल समान होने के कारण हमें इसका केवल एक ही सतह दिखाई देता है और यही सतह हमेशा सूर्य के सामने रहता है। अब यही बात है। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर सूर्य है, ये सन है, इसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं और ग्रह के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं। मान लीजिए हम डायरेक्ट यहाँ पर उपग्रह चंद्रमा को दिखा देते हैं, ये हम मून को दिखाते हैं। इसे ये दिखाना गलत होगा क्योंकि यहाँ पर ग्रह होता है, हम डायरेक्ट समझाने के लिए बता रहे हैं। अब देखिए, ये इस तरफ मुँह है चांद का और ये वाला इधर से सनलाइट आएगा यहाँ पर और ये रोशनी होगा, ये अंधकार हो गया इस पार में, ठीक है। अब देखिए, अब जो यहाँ से ये रोटेट करेगा तो दोनों काल सेम है। मतलब कि जितना समय में ये धुरी पर घूमेगा उतना समय में ये एक चक्कर भी लगाता है। तो इसका जो आगे वाला फेस रहता है यह हमेशा आगे ही रह जाएगा, ये आगे ही रह जाएगा, ठीक है। और जो पीछे वाला फेस था वह हमेशा पीछे ही रह जाता है। जो आगे वाला फेस है यही घूमते, क्योंकि इसका जो परिक्रमण और परिभ्रमण काल का समय सेम होता है, इसलिए ऐसा कंडीशन हो जाता है कि जो इसका आगे वाला भाग है वो हमेशा ही आगे रह गया और जो पीछे वाला भाग डार्क भाग है वो हमेशा ही डार्क रह गया। इसीलिए कहा चंद्रमा के परिक्रमण काल व घूर्णन काल समान होने के कारण
हमें इसका केवल एक ही सतह दिखाई देता है। चंद्रमा का एक ही सतह हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि चंद्रमा का परिक्रमण काल और चंद्रमा का घूर्णन काल दोनों क्या है, एक ही टाइमिंग के समय अंतराल के साथ है। चंद्रमा के परिक्रमण काल व घूर्णन काल समान होने के कारण हमें इसका केवल एक ही सतह दिखाई देता है और यही सतह हमेशा सूर्य के सामने रहता है। अब वही फेस, जो फेस सामने रहा वही फेस हमेशा क्या हो गया, सूर्य के सामने रहा। तो एक तरफ तो पूरा चमकदार रहा और जिस तरफ में उसका छाया बना उस तरफ हमेशा डार्क रह गया, हमेशा अंधेरा रह गया। इसका पिछला भाग हमेशा अंधकार में डूबा रहता है, जिसे शांति का सागर है ना, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांति का सागर कहते हैं। अब आपसे प्रश्न किया जाएगा कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है या शांति के सागर से आप क्या समझते हैं? तो शांति का सागर आप कह सकते हैं, शांति का सागर चंद्रमा का वह भाग है जो हमेशा अंधकार में रहता है या हमेशा ढका रहता है और इस चीज के लिए उत्तरदायी उसका वह समय इंटरवल है ना, वह समय अंतराल है जो कि दोनों के लिए बराबर है, परिक्रमण काल के लिए भी और घूर्णन काल के लिए भी, है ना। परिक्रमण काल और घूर्णन काल दोनों का समय बराबर होने के कारण क्या होता है, चंद्रमा का जो फेस सूर्य के सामने रहा वह हमेशा सूर्य के सामने रहता है और जो फेस उसका जिस तरफ छाया बनता है वो उससे हमेशा छाया बनते ही रह जाता है। और वही जो छाया या अंधकार जो बना रहता है उस अंधकार को क्या कहते हैं, शांति का सागर कहते हैं, उसी को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। अगर परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल अगर अलग अलग होता तब ये दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसके साथ क्या होता है, दोनों इसका सेम ही है ना, यहाँ पर सेम ही है। यहाँ पर चांद है और अगर मान लीजिए ये वाला डार्क पोर्शन है, यहाँ से सूर्य की रोशनी आ रही है ना, ये चमकदार है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये घूम करके जब यहाँ पर आएगा है ना, तो इसका परिक्रमण परिभ्रमण दोनों काल सेम है, तो ये अपने दूरी पर भी उतना ही समय में घूरेगा और इसका एक चक्कर भी लगाने में उतना ही समय लगेगा। तो ये क्या हो जाता है, ये जो आगे वाला पोर्शन है ये हमेशा आगे रह जाता है और जो डार्क पोर्शन है वो हमेशा डार्क ही रह जाता है, वो पीछे ही रह जाता है। जबकि बाकी ग्रह में क्या होता है, पृथ्वी के साथ क्या है, इसका परिक्रमण काल कुछ है, परिभ्रमण काल कुछ है। इससे क्या होता है, यहाँ दिन और रात होती है क्योंकि ये घूमता है और इसमें क्या है कि उसका दोनों ही फेस, कभी ये फेस आगे हो गया कभी ये फेस, मतलब जहाँ पर अभी छाया है वहाँ पर दूसरी तरफ प्रकाश होगा, फिर ये घूमेगा तो जिस तरफ पहले छाया था उस तरफ प्रकाश होगा, जिस तरफ प्रकाश था उस तरफ छाया होगा। ये पृथ्वी के साथ है, लेकिन चंद्रमा के साथ ऐसी बात नहीं है और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ कौन है, तो उसका वह समय अंतराल जिसमें कि परिक्रमण काल और घूर्णन काल क्या है, बराबर हो जाता है। चलिए, वहाँ का तापमान बहुत ही कम है, कहाँ का, ये जो शांति का सागर या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जिसको कहा रहा है, जिसका कि पिछला भाग, चंद्रमा का जो पिछला भाग है जो हमेशा अंधकार में रहता है उसको शांति का सागर कहते हैं। और वही के लिए कहा रहा है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के लिए कहा जा रहा है कि वहाँ का तापमान बहुत ही कम है। वह चंद्रमा का भाग जो डार्कनेस है जहाँ पर है, जहाँ जो अंधकारमय है, उसका तापमान क्या है, बहुत ही कम है। बताया जा रहा है उसका तापमान बहुत कम है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.12 भाग है। चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वह पृथ्वी के द्रव्यमान से 0.012 ये भाग है। मतलब चंद्रमा का अगर द्रव्यमान अगर पृथ्वी का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है तो चंद्रमा का द्रव्यमान 0.012 ग्राम होगा। ये बात याद रखिएगा, इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.12वां भाग है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 भाग होता है। इसका घनत्व 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है ना। चंद्रमा का घनत्व कितना होता है, 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। याद रखिएगा, चंद्रमा का घनत्व 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी और चंद्रमा एक ही प्रकार की चट्टानों से बने हैं। जिस चट्टान से पृथ्वी बना है उसी चट्टान से चंद्रमा भी बना हुआ है। इसी से अनुमान लगाया जाता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी के ही एक भाग के टूट जाने से हुई है। अब इसी से अनुमान लगाता है क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी पर जो चट्टानें हैं वो दोनों एक प्रकार की है। पृथ्वी और चंद्रमा एक ही प्रकार की चट्टानों से बने हैं, ऐसा अनुमान लगाया था क्योंकि दोनों की जगह की जो मिट्टी है ना, देखिए पृथ्वी और चंद्रमा एक ही प्रकार की चट्टानों से बने हैं। इसी से अनुमान लगाया जाता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी के एक ही भाग से टूट जाने से हुई है। और देखिए, ये मान्यता बहुत हद तक सही भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी में कुछ आप कह सकते हैं कि सिमिलरिटी है।
अब जो इसमें तो चट्टानों के बारे में कहा गया है, एक बात आप समझ लीजिए कि जो भी उपग्रह होता है वह ग्रह का टुकड़ा भी हो सकता है ना। उपग्रह वाला चीज हम जब चैप्टर पढ़ाए हैं, आप देखिएगा जिस टॉपिक में हमने उपग्रह को पढ़ाया है उसमें ये बात है कि कोई उपग्रह जो है वह किसी ग्रह का टुकड़ा भी हो सकता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि चंद्रमा भी पृथ्वी का टुकड़ा हो, क्योंकि उसका द्रव्यमान देखिए पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना कम है, तो वह एक टुकड़ा भी हो सकता है पृथ्वी का। यह अनुमान गलत नहीं है। चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी के ही एक भाग के टूट जाने से हुई है। कहा जाता है कि प्रशांत महासागर का गड्ढा, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। कहा जाता है कि प्रशांत महासागर का गड्ढा चंद्रमा के पृथ्वी से टूटकर अलग हो जाने से बना है। मतलब कि यह जो प्रशांत महासागर में गड्ढा है वह उसी का टूटा हुआ रूप चंद्रमा है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, कहा जाता है कि प्रशांत महासागर का गड्ढा चंद्रमा के पृथ्वी से टूटकर अलग हो जाने से बना है। जो प्रशांत महासागर में गहरी खाई, बहुत गहरी गड्ढा जो है वह कहीं ना कहीं माना जाता है कि वह चंद्रमा के पृथ्वी से टूटकर अलग हो जाने से बना है। वह चंद्रमा चूंकि अलग हो गया है वहां से टूटकर पृथ्वी के भाग से, इसलिए वह भाग उतना गहरा है प्रशांत महासागर का। ऐसा माना जाता है कि प्रशांत महासागर की गहराई जो है वह गहराई उतना इसलिए है क्योंकि उसी से टूट करके, उसी पृथ्वी के भूभाग से टूट कर चंद्रमा अलग हो गया, और जितना चंद्रमा अलग हो गया उतना सा ही वह गहरा हो गया। ऐसा बात ये माना जा रहा है, कहा जाता है। ये अब ये कैसा लिखा है, चंद्रमा पर प्राप्त चट्टानों से बनी मिट्टी का रंग नारंगी है। चंद्रमा से प्राप्त जो चट्टान है उसकी मिट्टी का रंग क्या है, नारंगी है। चंद्रमा से प्राप्त चट्टानों से बनी मिट्टी, चंद्रमा से प्राप्त जो चट्टान है और उसकी जो मिट्टी है उसका कलर क्या है, नारंगी है। तो मित्र, आज हमने यहाँ तक तो पॉइंट देख लिया पार्ट 1 में, उसके पार्ट 2 में देखेंगे। एक बार रिवाइज कर देते हैं 2 मिनट में। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पूरे सौरमंडल में यही एक उपग्रह है जो सामान्य उपग्रह से बहुत बड़ा है। प्रायः सभी उपग्रह अपने मूल ग्रह के आकार का 8वां भाग है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4 के बराबर है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के 6ठे भाग के बराबर है। चंद्रमा पृथ्वी का निकटतम खगोलीय पिंड है। चंद्रमा का पृथ्वी से औसत दूरी 382,000 किलोमीटर, चंद्रमा का पृथ्वी से निकटतम दूरी 364,000 किलोमीटर तथा अधिकतम दूरी 406,000 किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 27.3 दिन में और इतने ही समय में अपनी धुरी पर भी एक चक्कर लगाता है। इतना समय में वह एक चक्कर तो लगाता ही है, अपने धुरी पर भी एक चक्कर लगा लेता है। चंद्रमा के परिक्रमण काल व घूर्णन काल समान होने के कारण हमें इसका केवल एक ही सतह दिखाई देता है और यह सतह हमेशा सूर्य के सामने रहता है। इसका पिछला भाग हमेशा अंधकार में डूबा रहता है, जिसे शांति का सागर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी कहते हैं। वहाँ का तापमान बहुत ही कम है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी द्रव्यमान का 0.012 भाग है। इसका घनत्व 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और पृथ्वी और चंद्रमा एक ही प्रकार के चट्टान से बने हैं। इसी से अनुमान लगाया जाता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी के ही एक भाग के टूट जाने से हुई है। कहा जाता है कि प्रशांत महासागर का गड्ढा चंद्रमा के पृथ्वी से टूटकर अलग हो जाने से बना है। चंद्रमा पर प्राप्त चट्टानों से बनी मिट्टी का रंग नारंगी है। तो आज जो था पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा पार्ट 1 हमने देखा। पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा, इसके बाद वो वीडियो आएगी। धन्यवाद। और वो वीडियो फिजिक्स की लास्ट वीडियो होगी। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।